सबका आज इस प्लेटफॉर्म पर वापस से स्वागत है। और मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वणक्कम। और जितने लोग हमें फेसबुक लाइव के थ्रू भी इस सेशन को देख रहे हैं, तो मैं आप सबका भी बहुत हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। और आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं श्रीमती फिरोजा खान। और आप पेशे से प्रोफेशनली एक एजुकेटर हैं, एक टीचर हैं, एक हेडमिस्ट्रेस हैं, जो कि एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं। और यह विद्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट के कोरबा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बनियापारा है। और ये एक नेक्सलिस्ट इफेक्टेड एक आदिवासी एरिया है। और यहाँ पर काम करना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, और जिसे आप बहुत बखूबी निभा रहे हैं। तो आज के सेशन हमारे लिए बहुत खास होने वाला है कि सरकारी स्कूल में एक सरकारी फैसिलिटीज के अंदर भी आप कैसे काम करते हैं, और कैसे आपने ये इंश्योर किया कि वहाँ पर एक जो शिक्षा की ज्योत है वो जलती रहे। तो इन्हीं में मैं आपको इन्हीं शब्दों के साथ में आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग भी हमें आज सुनेंगे, जितने लोग भी हमें आज देखेंगे, वो ज़रूर ये बात समझेंगे कि एक सरकारी स्कूल में होने के बाद, जिसमें बहुत कम फैसिलिटीज होती हैं, जैसा हम सब जानते हैं, और बहुत कम फैसिलिटीज होती हैं, और गांव में भी करीब ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 50 से 60% गाँव नहीं होते हैं। तो मैं आपसे आपका स्वागत करता हूं, और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, खुद से अपने बारे में बताएं, और आप क्या वहाँ पर स्पेशल कर रही हैं इसके बारे में प्लीज बताएं। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके जरिए ऐसे बहुत सारे टीचर्स तक पहुंच सकूंगी जिनकी पोस्टिंग ट्राइबल एरियाज में है और वो कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं हूँ श्रीमती फिरोजा खान। मेरी पोस्टिंग 2008 से है शिक्षा विभाग। मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी मिडिल स्कूल नोनबिर्रा में। पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी हॉस्टल में, हुई थी एज अ टीचर नहीं हुई थी, लेकिन मुझे हॉस्टल का काम नहीं करना था, इसलिए मैंने अटैच कर लिया था स्कूल में। तो मिडिल स्कूल के पहले मैं टीचर रही, फिर उसके बाद प्राइमरी स्कूल। जब मेरी पोस्टिंग मिडिल स्कूल में हुई तो आपको ताज्जुब होगा, उस समय एक क्लास में 92 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 72 स्टूडेंट्स, और वहाँ मतलब शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन था। क्लास 8 के बच्चे ABCD नहीं जान पा रहे थे, उन लोग अपना नाम लिखना नहीं जान पा रहे थे। तो उस टाइम मेरे को फर्स्ट बार ये रियलाइज हुआ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर। अगर एक प्राइमरी स्कूल टीचर ने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो आगे के क्लासेस उसके बहुत बुरे जाने हैं। तो उस टाइम से मैंने ये रियलाइज किया कि अगर प्राइमरी स्कूल टीचर अच्छे से काम करता है तब फिर कोई बच्चे का है जो आगे स्टेप तैयार होगा। लेकिन उस टाइम ये चैलेंज था कि अपने पास मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमने ABCD से ही स्टार्ट कर दिया था कि कम से कम कुछ तो वो लोग जान पाए। तो साल भर मिडिल स्कूल में इस तरीके से चला। फिर अगले साल मेरा ट्रांसफर प्राइमरी स्कूल में हुआ फाइनली। तो जो मैं सोचा करती थी कि प्राइमरी एजुकेशन कितना बेटर होना चाहिए, क्योंकि जो बोलते हैं ना नींव, ये बहुत ही हकीकत बात है। अगर प्राइमरी स्कूल टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ना, लिखना और समझना सिखा दिया तो आगे की क्लासेस चाहे उसका टीचर जैसा भी हो वो अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। तो एक मौका था मेरे पास कि जो मेरे पास प्राइमरी में स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अच्छे से उनका बेस तैयार कर सकूं। तो प्राइमरी मेरी प्राथमिक शाला नोनबिर्रा में पोस्टिंग हुई थी 1 साल बाद। वहाँ भी स्ट्रेंथ काफी थी, एक क्लास में 62 थे स्टूडेंट्स। तो वहाँ मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में फोकस करने के लिए। तो उसके पहले वहाँ का माहौल उतना फोकस्ड नहीं था पढ़ाई में, लेकिन फिर मैंने क्लास 1 और 2 को लिया और वहाँ बहुत सारे ऐसे इनोवेशन किए जिससे बच्चे फाइनली पढ़ाई में इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन इस टाइम भी अभी मैंने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज स्टार्ट नहीं की थी। इसके बाद जब मेरी पोस्टिंग प्राथमिक शाला बनियापारा में हुई तो वहाँ मैं एज अ हेड मास्टर मिस्ट्रेस थी। तो वहाँ मेरे पास ऐसे
बहुत सारे चांसेस थे कि मैं अपना इनोवेशन वहाँ कर सकती हूँ। तो प्राथमिक शाला बनियापारा में मैंने ना सिर्फ टीचिंग पे बल्कि फिर और भी चीज़ों पे फोकस किया। लाइक उनकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी उन पे फिर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया और अभी पहले से वहाँ बहुत ज़्यादा स्थिति में सुधार है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं समझ सकता हूँ कि जब हम एक एजुकेटर होते हुए, एक शिक्षाविद होते हुए अगर हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तब तक जी, हमें रिजल्ट्स नहीं आते हैं। और आपने बखूबी बहुत अच्छी बात कही कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो एक बच्चे की नींव है और उसी पे जी, उसका जी। पूरा करियर बनता है। और अगर हमने प्राइमरी में ही कुछ गड़बड़ की या हाँ, किसी से भी वो गड़बड़ हुई तो उस पूरी चीज़ों को वापस से उस समय को ला पाना और उस पूरी नींव को दोबारा से बना पाना थोड़ा-सा हाँ। मुश्किल होता है। ऐसा मैं जी, भी जी, जी। इस बात से बिल्कुल। आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। आपने वो जी, कौन-कौन से छोटे इनोवेशंस किए 1, 2, 3 मतलब 3 इनोवेशंस कुछ ऐसे आप अगर जो आप हमसे शेयर करना जी, चाहें कि जिन जी, जी, बिल्कुल। इनोवेशंस आपने विद्यालय में किए अभी मैं जानना चाहूँगा हाँ, कि वो कौन-कौन से इनोवेशंस हैं? जी, बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब मेरी पोस्टिंग प्राथमिक शाला बनियापारा में हुई तो वहाँ मुझे पूरा प्रभार मिला। तो पहले मेरा मेन फ़ोकस पहले पढ़ाई पे रहता था। और उसके अलावा स्कूल डेकोरेशन या अदर एक्टिविटीज़ में मेरा उतना ज़्यादा ध्यान नहीं था, मैं मेन पढ़ाई पे ही फ़ोकस करती थी। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं लाइफ़ में कि जो बिल्कुल आइडियाज़ आपके चेंज कर देते हैं। तो मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगी, एक बात है जो हमारी स्कूल रोड पे ही है और उस रोड से ही उस गाँव के कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल जाया करते थे वैन में बैठ कर के, मेरे स्कूल से होते हुए। तो अक्सर के वो लोग जो है बच्चे शरारती होते हैं, बाकी बच्चों को देख के वो लोग ऐसे ही मज़ाक स्कूल ऐसा करके मज़ाक उड़ाते रहते थे बच्चों का, लेकिन हो गया इस तरीके से चलता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ वो बच्चों में लड़ाई हो गई। उन लोग वैन से उतरे और मेरे स्कूल के बच्चों को उन्होंने मारा और इन लोगों ने भी मारा और यही कि सरकारी स्कूल की बुराई करते हुए, तो वो बच्चे मेरे पास रोते हुए आए और कि हमारे स्कूल को ऐसा बोलते हैं, ये है, यहाँ ये सब खाना खाने आते हैं या ऐसा कुछ। तो फिर मैंने उनको कहा था कि तुम शांत रहो, अगले साल ये सारे बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन लेंगे। मैंने उन लोगों को ये बात कही। अब मैंने उनको ये बात तो कही उस टाइम पे, लेकिन फिर मैंने ये चीज़ सोची कि आखिर क्यों मैं ऐसा काम नहीं कर रही हूँ कि इस पारा के लोग कोई बहुत संपन्न तो है नहीं और आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस हो गया है। चलिए हाई क्लास के लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब तबके मिडिल क्लास के लोग हैं तो वो बिल्कुल पिस जाते हैं इस चीज में। सरकारी वो भेजना नहीं चाहते और प्राइवेट की फीस बहुत ज्यादा रहती है। तो उस गाँव से अभी भी 20-25 बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम में जाया करते थे। तो मैं यही सोचती थी कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रही हूँ कि ये बच्चे भी हमारे स्कूल में आएँ। तो मैंने जैसा कि आपको पहले कहा कि मैं पढ़ाई पे ही सिर्फ़ फ़ोकस करती थी। अब इसके बाद मैंने ये सोचना स्टार्ट किया कि ऐसी मैं और कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करूँ, जिससे कि इन बच्चों को इंसल्ट ना लगे अपनी स्कूल को बताने में कि ये मेरी स्कूल है। तब से मैंने ये माइंड में क्लिक कर लिया था कि मुझे स्कूल की सूरत पूरी तरीके से बदलनी है उस दिन से। तो सबसे पहले मैंने स्कूल की पेंटिंग से स्टार्ट किया। पूरे खुद से आइडियाज़ निकाल करके वॉल पेंटिंग्स हो गई। फिर उसके बाद अंदर का पूरा डेकोरेशन स्कूल का, क्योंकि पढ़ाई स्कूल में पहले से ही अच्छे से होती थी। अब इस चीज़ में भी हमने ध्यान दिया। तो आप यकीन नहीं करेंगे सिर्फ़ मैंने 3 चीज़ें एक्स्ट्रा करी पढ़ाई के अलावा। फर्स्ट स्कूल का डेकोरेशन, सेकंड इंग्लिश को मोस्टली यूज़ करना, इंग्लिश को। क्योंकि कहते हैं ना अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी का शासन आज भी है। आप गाँव में जाएँगे अगर आपके बच्चे ने थोड़ी-सी इंग्लिश बोल दी, तो पेरेंट्स इतने खुश हो जाते हैं कि पढ़ाई का मतलब ये है कि वो इंग्लिश बोल पाए। तो फर्स्ट मैंने स्कूल का डेकोरेशन स्टार्ट किया। सेकंड मैंने स्कूल में इंग्लिश को बहुत इम्पोर्टेंस दी बच्चों को समझाने के लिए। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ट्राइबल एरिया में ये बहुत ही मुश्किल है। आप सिटी एरिया में देखेंगे तो बच्चे को हिंदी से इंग्लिश में आप लाते हैं, तो वो उतना ज़्यादा कठिन नहीं होता क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उस चीज़ को समझते हैं, उनका एनवायरनमेंट भी रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्राइबल एरिया की, तो ट्राइबल एरिया में क्या होता है कि
उनको ऐसा इन्वायरमेंट भी नहीं मिल पाता। उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो दिन भर कमाने के लिए बाहर चले गए और रात को घर आए, तो उनको जो थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिलना है वो टीचर से ही मिलना है। तो हम वहाँ की लोकल लैंग्वेज से हिंदी से इंग्लिश तक उनको पहुंचाए। ये सेकंड हो गया। थर्ड हो गया, उस गांव के लोगों को जोड़ना, समुदाय की सहभागिता। उसके लिए मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, उसको मैं फिर आपको डिटेल से समझाऊंगी। सिर्फ इन 3 चीजों को यूज करने से चेतन सर आप यकीन नहीं करेंगे, अगले साल ही 22 स्टूडेंट का एडमिशन हमारे स्कूल में हो गया। अब देखिए ये कितनी अजीब बात है, स्कूल में पढ़ाई पहले भी अच्छी होती थी, लेकिन स्कूल का डेकोरेशन नहीं था। स्कूल में इंग्लिश का थोड़ा सा ज्यादा यूज होने लगा और हमने पेरेंट्स को जोड़ना शुरू किया। उसके लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज करी, उसको भी मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। ये सिर्फ 3 चीजों को यूज करके हमने जितने भी प्राइवेट स्कूल में बच्चे जा रहे थे, सिर्फ 3 को छोड़ के सारे एडमिशन हमारे स्कूल में हो गए। अब देखिए जो एक्टिविटीज हमारे स्कूल में हुई उनको मैं बताती हूँ, पेरेंट्स को हमने किस तरीके से जोड़ा। तो आपको गाँव का ज्यादा आइडिया है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो ट्राइबल एरियाज में थोड़ा हाइजीन को लेकर के उतने ज्यादा अवेयरनेस नहीं रहती है। बच्चे बहुत साफ सुथरे होकर के नहीं आते थे, नहा करके भी नहीं आते थे। बहुत सारा ट्रिक हमने यूज किया कि इनाम देंगे या फिर और कुछ कुछ कॉपी देंगे, पेन देंगे, सबकी रोज चेकिंग होगी, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा इसमें ना इनके पेरेंट्स लोग को हम लोग जोड़ते हैं। तो हमारे स्कूल की ये खास बात थी कि पेरेंट्स मीटिंग वगैरह में रेगुलर आते थे। तो हमने इस बार क्या किया, मीटिंग में बुलाया पेरेंट्स को और हमने कहा कि इस बार सुपर मॉम कंपटीशन होना है हमारे स्कूल में। तो सब कोई खुश हो गया। अब उनको समझाया गया क्या होगा। बोले सुपर मॉम कंपटीशन में क्या होना है कि जितनी भी मम्मियां हैं वो अपने बच्चे को अच्छे से तैयार करके स्कूल भेजेंगी। हमारे स्कूल में चेकिंग होगी एक प्रेयर के टाइम कि बच्चा साफ सुथरा आया है कि नहीं, और एक छुट्टी से पहले, तब तक बच्चा अपने आप को साफ सुथरा रखे ताकि। तो 2 बार उसकी हम लोग चेकिंग करते थे और नंबर देते जाते थे और मंथ के लास्ट में उसे काउंट करते थे और उस हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड होता था। तो अब क्या हुआ, सबके मम्मी के ऊपर बात आ गई ना, अपने ऊपर नहीं। अब सबको ये हो गया कि हमें अपनी मम्मी को जिताना है। तो ये वाला आइडिया सर इतना काम किया कि अब बच्चे इतने अच्छे से क्लीन होकर के आते थे। तो इसका हम लोग बाकायदा मंथ में एक बार अच्छा फंक्शन करते थे और चीफ गेस्ट हम लोग हमेशा अलग अलग बुलाते थे, जो जो कि प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसके अलावा हाइजीन के बारे में जितनी भी लेडीज हैं उनको बताते थे। तो इससे उनका अच्छा हौसला अफजाई हुआ, बच्चे एकदम क्लीन आने लगे और हमारा सामुदायिक सहभागिता भी इससे काम आया। तो ये तो हमारी फर्स्ट स्कीम हुई समुदाय को जोड़ने के लिए। ऐसी बहुत सारी स्कीम है। इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स को जोड़ने के लिए हमने एक स्कीम निकाली थी, स्टोरी ऑफ द डे। ये भी बहुत अच्छी स्कीम थी हमारी। ये राइटिंग स्किल के लिए मैंने सोचा था इसे। तो इसमें क्या था, इसमें भी हमने पहले मीटिंग ली और कहा कि आपके घर में कोई भी, चाहे नाना हो, नानी हो, दादा दादी, मम्मी पापा, जिसको भी टाइम मिलता है, आप खाना बना रही हैं, बच्चा वहां पे बैठा हुआ है, आप उसको कहानी बोलिए और बच्चा उस कहानी को लिखेगा। आपको उसमें सुधार नहीं करना है, वो हम सुधारेंगे। तो पेरेंट्स लोग वो कहानी सुनाते थे, बच्चे लोग लिख के आते थे और उसको हम लोग चेक करते थे, और जो अच्छी कहानी रहती थी और उसमें मिस्टेक्स भी कम रहती थी तो उसे हम लोग शो भी करते थे वॉल में। तो ये था स्टोरी ऑफ द डे। इसमें भी जो पेरेंट्स रहते थे उनको हम लोग इनाम देते थे। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया था और लोगों ने इसमें बहुत सहयोग दिया और ये भी बहुत अच्छा काम किया। और धीरे धीरे इसमें दादा दादी लोग सब कोई आने लगे और अपनी नई नई कहानियां एकदम जोड़ने लगी। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारी तरफ से हुआ। यस सर। तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। और ऐसा लग रहा है कि शायद मैं भी एक बार पॉज हो गया था, मुझे लगा कि शायद अभी हम और सुनने वाले हैं। और आई एम श्योर आपके पास और भी बहुत सी बातें होंगी जो आप शेयर करेंगे, हम आपसे पूछेंगे भी आगे चल के। तो बच्चों जी में जी जी। आपने जो डेफिनेटली जो आपने डेकोरेशन किया उससे एक बच्चों का एक इंटरेस्ट बना, जिससे एक एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन हुआ। लेकिन वो उस डेकोरेशन पर तो श्योरली बहुत खर्चा भी हुआ होगा चीजों के लिए। नहीं सर, मैंने ना डेकोरेशन में मोस्टली पेपर वर्क किया।
क्योंकि देखिए प्राइमरी स्कूल के बच्चों का मन बहुत चंचल रहता है, और मैं जैसे एक बार हमने कोई पेंटिंग करवा दी तो वो फिर बहुत दिन तक चलेगी, उनको थोड़ा ना चेंज चाहिए रहता है। तो मैंने मोस्टली पेपर वर्क किया और उसे 2 महीने 3 महीने में हम लोग चेंज भी करते रहते थे। तो बच्चों का एक्स्ट्रा टाइम इससे यूज भी होता था, स्कूल के एक्टिविटी में स्कूल को सजाने में लोग लगे रहते थे, और पेपर वर्क में ज्यादा खर्च भी नहीं हुआ स्कूल का। हाँ, जब हम लोग स्कूल की बाहरी दीवारों में, क्योंकि उसमें हम पेपर वर्क नहीं कर सकते क्योंकि बारिश होती है और हर चीज, तो स्कूल का फंड तो इनफ नहीं था। तो हमने फिर थोड़ा सोसाइटी से भी हेल्प ली थी, गांव वालों ने काफी हेल्प की है हमारी। हमने मीटिंग में यही कहा उनसे कि आप लोग जिस तरीके से गांव में नवधा रामायण वगैरह होता है, कोई पूजा होती है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा डोनेशन करते हैं, तो आपसे इतना हो सके कोई फोर्स नहीं है, थोड़ा थोड़ा उनसे भी मिलता था। और कुछ एनजीओ थे, जैसे एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी कोरबा में एक एनजीओ है, उन्होंने भी समय समय पे हमको हेल्प किया, तो उससे हमने स्कूल में पूरी पुट्टी करवाई, पूरी पेंटिंग करवाई। तो वो किसी भी प्राइवेट स्कूल से अब कम नहीं दिखता, और हमारे स्कूल के बच्चे अब शर्म बिल्कुल महसूस नहीं करते, और जिनसे शर्म महसूस करते थे वो बच्चे खुद हमारे स्कूल में अब उनका एडमिशन हो चुका है। बहुत अच्छे। तो मतलब जो जो ओवरऑल डेकोरेशन आप कर रहे थे उसके लिए भी जो मैनेजमेंट था, जो भी आपको फंड मैनेज करना था, दैट आल्सो हैज बीन टेकन जी केयर ऑफ, दैट्स रियली ग्रेट। अब हम जी। आगे बढ़ते हैं तो इस जब बच्चे कुछ इनोवेटिव चीजें कर रहे होते हैं तो पढ़ाई के ऊपर उनको कुछ स्पेशल ट्रिक्स भी यूज करनी पड़ती हैं हमें, ताकि बच्चे और ज्यादा चीजों को अच्छे से सीख पाए। तो जी जी क्या सर। आप मुझे वो एक या दो या तीन जो भी आपके पास ट्रिक्स हैं जो आपने बच्चों के लिए स्पेशली अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपने इस्तेमाल करी, जिससे जी बच्चों की लर्निंग और ज्यादा अच्छी हो पाए? जी जी। सर, क्या बोलते हैं, मैंने हमेशा ये ध्यान दिया है बच्चों पे कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। गांव के बच्चों में अक्सर कि ये देखा जाता है, उन्होंने अच्छे नंबर तो पा लिए, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का। तो मेन मुझे यही चीज लाना था बच्चों में कि कोई अगर आ रहा हमसे बात कर रहा है तो वो किसी टॉपिक में बात कर सके। और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब उनको हर चीज की नॉलेज हो, पढ़ाई के अलावा भी। तो मैंने एक क्लास के लास्ट में, जो हमारा लास्ट पीरियड रहता था, तो उसमें हम लोग ने नॉलेज शेयरिंग की एक क्लास रखी। उसमें जो अपने बुक्स हैं उनके अलावा जो हमारे आसपास की चीजें हैं, अपने स्टेट के बारे में हैं, जो हर एक इंसान को जाननी चाहिए, अपने लॉ और जो कानून है वो बच्चों के हिसाब से, और अपने जो नदियां, पहाड़, झरने, मतलब बच्चों के हिसाब से जो जीके था, तो उसकी मैंने लास्ट पीरियड इंटरेस्टिंग लगता था। और हम लोग डेली कोई ना कोई नई चीज उसमें ऐड करते जाते थे, और मंथ के लास्ट में गांव से ही किसी पढ़े लिखे को इनवाइट किया जाता था, और उनके साथ एक हमारा चलता था कौन बनेगा करोड़पति वाला शो। तो उसमें बच्चों को जो हमने मंथ भर में उनको जीके की बातें बताई थी, तो वो गांव वाले ही उनसे पूछा करते थे। इससे ये होता था कि गांव वालों को भी पता चलता था कि आखिर आपके बच्चे जो हैं स्कूल में क्या क्या नई नई चीजें पढ़ाई के अलावा भी सीख रहे हैं। सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये धीरे धीरे करते करते इनका जीके बहुत बहुत अच्छा हो गया। पूरे इंडिया के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो गई इनको। इनको नदियां, पहाड़, कहाँ की कितनी पॉपुलेशन है, अपने कोरबा के बारे में, कोरबा में कितने प्लांट्स हैं, और अपने छत्तीसगढ़ के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग था, और बच्चों ने बहुत ध्यान दिया इस चीज पे। और इस चीज पे मैं हमेशा इसलिए फोकस करती थी कि इन फ्यूचर अगर ये लोग बाहर कुछ सोचते हैं, तो इन्हें कंपटीशन एग्जाम फाइट करना होगा, तो इनका कम से कम बेस तैयार रहे। तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में ये मेरे को एक लगता है डिफरेंस, कि प्राइवेट स्कूल में एक जीएस की बुक रहती है, जिसमें पहले से ही बच्चों को जनरल नॉलेज की बातें बताई जाती हैं। इसका फायदा जो है उन्हें आगे चल के मिलता है। जब कंपटीशन एग्जाम होती है तो उनका एक बेस जो है वो तैयार रहता है। वो चीज अभी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में उसकी अलग से बुक्स नहीं है, सब्जेक्टिव है। तो वो चीज मुझे लगता था कि नहीं, ये चीज इनको होना चाहिए, इससे ये लोग बात भी कर पाएंगे। सर, उनका कॉन्फिडेंस इससे इतना ज्यादा बढ़ा, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और इसको मैं हमेशा चलाते रहती हूँ, और इसके फेसबुक में मैं हमेशा नॉलेज शेयरिंग की क्लास की वीडियोस भी शेयर करती हूँ। बच्चों के पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं इस वीडियो को देख के कि हमारा बच्चा इतने अच्छे से किसी चीज को एक्सप्लेन कर ले रहा है।
इसके अलावा सर मैंने इंग्लिश को बताया था कि मैंने इंग्लिश लेसन रहता था, तो उसको जैसे हमेशा अगर वो वाला है, पार्ट वाला है, रोल प्ले वाला मैं अक्सर की उन लोग को रोल प्ले अलग अलग करके करती थी, तो उससे उन लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग भी उनकी बहुत अच्छी हुई और इजिली उस पार्ट को भी वो लोग समझने लगे। उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ और ऐसा हो गया था कि आप आंसर क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है, आप लेसन 4 बोलेंगे तो वो पूरा लेसन पढ़ने के साथ ये नहीं कि रटा हुआ हो, विथ मीनिंग उन लोगों को पूरा याद रहता था। तो ये चीज मैंने यूज की थी और पढ़ाई में कुछ ना कुछ ट्रिक्स नया नया उसमें होता ही रहता है। कोई भी अगर चीज है तो जस्ट उसी टाइम पे हम लोग कोई नया छोटा सा इनोवेशन करते हैं और उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये दो जो हैं ये बड़े रिजल्ट वाले मेरे इनोवेशन रहे हैं पढ़ाई में। वेरी नाइस। देखिए, एकेडमिक्स के साथ में बच्चों का फिटनेस भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जी फिटनेस जी। की बात जब मैं कर रहा हूँ तो उनकी सेहत के ऊपर भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। और हम्म। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनके खाने पीने के लिए तो काफी सारे सपोर्ट अवेलेबल है ताकि उनका न्यूट्रिशन जी बना रहे। अ, जी जी। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या आपके बच्चों ने कहीं डिस्ट्रिक्ट को या स्टेट को रिप्रेजेंट किया है? जी जी। जी बिल्कुल। हमारे बच्चों ने स्काउट गाइड में स्टेट लेवल में इन लोगों ने स्वर्ण पंख तक पहुंचे हैं, 3 बच्चे हमारे स्कूल के। और ये कोरबा से पहली बार है कि कोई बच्चे स्टेट लेवल तक पहुंचे होंगे। और आपने उसके पहले बताया कि बच्चों को जो खाने पीने के लिए, तो उसमें मैं बताना चाहूंगी कि एक एनजीओ के जरिए ही टिफिन अवेलेबल कराया गया था स्कूल में। उसके पहले हम लोगों ने जितने मम्मी थी उनकी हम लोगों ने एक मीटिंग ली थी और उन्हें ये समझाया था कि खाना तो मिलता है। देखिए गाँव की बात बहुत अलग होती है। पेरेंट्स सुबह से बिल्कुल चले जाएँगे बाहर काम करने के लिए। मोस्टली लोग सब्जी वाले हैं। सुबह से निकलते हैं अपने खेत और वो लोग आते हैं शाम को। तो नाश्ते का भी उतना उन लोगों को ख्याल रहता नहीं है, बच्चे सीधे दोपहर में खाना खाते हैं। तो वो चीज़ मैंने सबको समझाई थी कि नाश्ता आप लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत देना है टिफ़िन में। तो स्प्राउट्स कैसे बनाते हैं ये मैंने बताया था, तो स्प्राउट्स वगैरह बनाते थे, चने बनाते थे, कुछ ना कुछ पोहा बनाते थे। नाश्ते में कुछ ना कुछ टिफिन में आता ही था। मतलब हमको ये था कि भले ही ये ट्राइबल एरिया में हमारा स्कूल है, लेकिन ये किसी भी मामले में कम नहीं होना चाहिए। अब पेरेंट्स के अंदर भी ये बात आ गई थी कि नहीं, जो भी मैडम बता रही है वो हम लोग को करना है, क्योंकि उनको रिजल्ट अब देखने को मिल रहा था ना। तो इस तरीके से ये इन लोग के खाने-पीने का भी इन लोग फ्रूट्स वगैरह भी देना स्टार्ट किए, तो उन लोगों के हेल्थ वाइज़ भी ये चीज़ बहुत सही रही। इसके अलावा सैटरडे को योगा की क्लास हम लोग करते हैं, तो उसमें भी गाँव वाले आते हैं और देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए टीम बनी हुई है बाकायदा, मैं आपको बताऊँ। इसको बोलते हैं निगरानी समिति। निगरानी समिति हम लोगों ने खुद ही बनाई थी ताकि बीच-बीच में लोग आकर देखें। और हमारे गाँव वाले हम लोगों ने इतनी उनकी मीटिंग ली है कि वो बहुत एक्टिव हो चुके हैं। तो निगरानी समिति वाले सैटरडे को मोस्टली आते हैं और वो भी साथ-साथ में योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। इस तरीके से स्कूल में फिटनेस पर भी ध्यान दिया जाता है। जी, मतलब ओवरऑल बच्चे जो हैं वो काफ़ी परफॉर्मिंग है और ओवरऑल डेवलपमेंट जी, जो हम किसी भी प्राइवेट स्कूल में देखते हैं, जी, जी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शायद 100% उसको कंपेयर कर रहे होंगे, बट आई एम श्योर कि आप उसको 80-90% तो जी, जी, जी। लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर तो आप 100% कर रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसी बड़े सिटी के किसी प्राइवेट स्कूल के साथ में, तो नहीं, 80-90% तो आप आई एम श्योर कवर कर रहे होंगे चीज़ों पर, और शायद उससे भी ज़्यादा। जी, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, और आई एम श्योर कि इसको हम आप और नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, और आपके यहाँ आपके स्कूल के आपके विद्यालय के जो बच्चे हैं वो और भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे। जी। जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, हालांकि आपने कई बार इसको मेंशन किया है कि सोसाइटी से आपको आपको लोकल कम्युनिटी गांव से आपको बहुत सपोर्ट मिलता है, जी। लेकिन क्या आप कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे जहां से आपको लगता है कि ये एक बेस्ट एग्जांपल है जहां पे अगर कोई भी प्राइवेट और गवर्नमेंट टीचर अगर कम्युनिटी से सपोर्ट लेना चाहे, अपनी कम्युनिटी, जब मैं बात कर रहा हूँ तो जो सराउंडिंग्स है, लोकल गांव है या जी। आपका शहर है, हुँ, हुँ। आपके एरिया है, जी सर।
एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल जो आप शेयर करना चाहें, जिससे जो कि एक बहुत बड़े एग्जाम्पल या आपके लिए एक एक्सपीरियंस रहे, जिससे कि जिसमें ओवरऑल कम्युनिटी ने आपको विद्यालय को सपोर्ट किया, जिससे कि विद्यालय में एक नया ही बदलाव आया। जी सर, बिल्कुल। ये मैं हर टीचर के लिए कहना चाहूंगी, मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में, कि जब तक हम सोसाइटी से हेल्प नहीं लेंगे या उनको स्कूल में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो टीचर सिर्फ सोच सकता है तब तक, क्योंकि वो स्कूल गांव का है। वो स्कूल गांव का, आप वहाँ पे हो, आपको अगर आप जो सोच रहे हो उसको अपने काम में तब्दील करना है, तो आपको गांव वालों की हेल्प लेनी होगी। उनको आप जोड़ के अगर रहेंगे तो आपका काम काफी इजी होगा। कुछ टाइम तक मुझे इस चीज की ज्यादा वैल्यू पता नहीं थी और मैं उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी, लेकिन धीरे धीरे ये चीज आगे बढ़ी है, तब मैंने उस चीज को स्टार्ट किया है। और जब जब से मैंने कम्युनिटी को जोड़ना शुरू किया है, तब से रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। मेरे स्कूल में जो भी गार्डनिंग हुई है, वो सारे पेरेंट्स लोगों ने ही की है। इसके अलावा एक बिल्डिंग जो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, तो मैंने सिर्फ मीटिंग में ये बोला था कि ये बिल्डिंग को जो है अपने को पूरा डिसमेंटल करवा देना है, क्योंकि किसी टाइम भी इसमें बच्चे जाएंगे तो ये टूट सकती है। तो अब देखिए, सोसाइटी को साथ में लेने का कितना फायदा होता है। इसके बाद क्या होता है कि आप अगर भले ही सोचना बंद कर दें, सोसाइटी उधर से सोचना चालू कर देती है। सिर्फ उनको ये चीज फील करवाना है कि ये स्कूल आपकी है, आपके गांव की है, आपके बच्चों की है। यहाँ जो होगा आपके बच्चों की बेहतरी के लिए होगा। ये चीज टीचर को गांव वालों के मन में अगर डाल देते हैं, तो उनका काम बहुत इजी हो जाएगा। तो हमने इतनी सारी मीटिंग्स वगैरह ली थी और बहुत सारे हम लोगों ने इतने सारे प्रोग्राम कर लिए थे कि अब गांव वाले हम लोगों में बहुत ज्यादा एकजुटता हो गई थी। तो उस टाइम देखिए, ये सारा प्लान मैंने सिर्फ इतना बताया था कि बिल्डिंग जो है वो जर्जर कंडीशन में है, और अब तो इधर से पूरी प्लानिंग, आप यकीन नहीं करेंगे, सारा कुछ गांव वालों ने ही मुझे इधर बताया कि मैडम अपन क्या करते हैं, इसको पूरा डिसमेंटल करवा देते हैं और इसी का ईंट को यूज करके हम यहाँ पे स्टेज बनाते हैं। तो मैंने बोला ये तो बहुत बढ़िया आइडिया, हमने बहुत टाइम से इसके लिए एप्लीकेशन भी लगा के रखा था कि स्कूल में एक स्टेज होना चाहिए। तो सब कोई श्रमदान के लिए खुद तैयार हुए कि मैडम लेबर की कोई जरूरत नहीं है, हमारे स्कूल का, हमारे गांव का स्कूल है, इसमें हम लोग खुद काम करेंगे। तो सारी लेडीज और सारे जेंट्स, उन्होंने श्रमदान किया और क्या बोलते हैं, उसी ईंटों का यूज किया और अच्छा बड़ा सा सबने मिल करके बहुत बढ़िया सा स्टेज हमारे स्कूल को तैयार करके दिया। फिर हमने भी उसका इनॉग्रेशन अच्छे से किया और उन्हीं लोगों से रिबन कटवाया। और वो जो एक स्कूल में खंडहर सी जगह दिख रही थी, तो वो गांव वालों के प्रयास से ही जो वो लास्ट एक बचा हुआ था वो भी सही हो गया। अब बिल्कुल अच्छे से उसको स्टेज बना दिया गया है। अब हाल ऐसा है सर कि अब जो जो माइनस पॉइंट है हमारे स्कूल का, वो खुद हमको बताते हैं कि मैडम अब यहाँ पे ना अपन ये कर लेते हैं तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं, मेरी पूरी टीचर से ये अपील है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में तो ये है कि उनका तो मैनेजमेंट रहता है, तो मैनेजमेंट जैसा चाहता है उस हिसाब में होता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में टीचर ही सब कुछ है। टीचर टीचर ही वहाँ सर्वे सर्वा है मान के चलते हैं, क्योंकि देखिए जितने पेरेंट्स हैं उनको अभी अपनी रोजी रोटी कमाने की लगी रहती है, बच्चों से उतना ज्यादा उनका नहीं रहता। तो अगर उनको कोई ज्ञान की बातें बताएगा या कुछ करना है, ये चीज कोई अगर बता रहा तो सिर्फ टीचर ही बता रहा है। तो अगर टीचर को कुछ करना है तो सबसे पहले वो सोसाइटी को जोड़े। इसके बहुत सारे आइडियाज हैं। हम लोगों ने बहुत सारे स्पोर्ट्स करवाए हैं सर, ताकि देखिए लेडीज तो आती थी लेकिन जेंट्स नहीं आया करते थे। तो हम लोगों ने स्पोर्ट्स फिर करवाए, कबड्डी करवाई और जलेबी दौड़ करवाई, बीच बीच में ऐसे खेल करवाए ताकि गांव वाले भी बोर हो जाते हैं, वही खेत फिर वही घर वही काम, तो उन लोगों को जोड़ने के लिए हमने बहुत सारे स्कीम किए, खेल करवाए। और जो लेडीज थी उन लोगों का कुकिंग कंपटीशन हम लोगों ने करवाया। तो इस तरीके से धीरे धीरे उन्हें स्कूल में हम लोगों ने जोड़ा। अब हमारा काम बहुत इजी हो गया है। हालांकि अभी तो स्कूल बंद हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमें हमारी सामुदायिक सहभागिता का रिजल्ट मिल रहा है। जो हमने पहले समुदाय को जोड़ के रखा था उसका रिजल्ट अभी भी हमें मिल रहा है।
बहुत अच्छा। और मतलब ये एक वाकई में एक आपकी बात सुनने के बाद मुझे खुद ये महसूस होता है, और आप आई एम श्योर सभी जितने लोग भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी ये महसूस होगा कि सहभागिता जो है हम अपने समाज से ले सकते हैं जहाँ कहीं भी हम काम कर रहे हैं, जो हमें, क्योंकि आप पब्लिक सर्विस से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके लिए हमारे को एक सोच चाहिए और एक जोड़ने का तरीका जो हमें चाहिए, जो उनकी भाषा में होना चाहिए, जाहिर सी बात है, और उनके जी जी। अनुसार होना चाहिए, तभी हम इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बदलाव जो है वो आ सकता है, बशर्ते हम थोड़ी सी उसकी बदलाव की तरफ एक एक कदम बढ़ाएं, तभी हम उस बदलाव को ला सकते हैं। तो यस। विभाग की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिलता है? विभाग की तरफ से सर उतना ज़्यादा सपोर्ट मुझे अभी तक नहीं मिला है। स्कूल में मेरे जितना भी काम हुआ है, मुझे बताने में बहुत फ़क्र है कि मेरे गाँव वालों की तरफ से ही हुआ है अभी तक काम। विभाग की तरफ से ऐसा कुछ स्पेशली नहीं हुआ है अभी। जितना भी कुछ काम हुआ सर, सारे गाँव के लोगों ने ही मिल कर के अभी तक किया है। और अभी तक कर रहे हैं सर, इस टाइम पे भी हमारे गाँव के लोग अभी तक कर रहे हैं, उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो, जो आपको इस काम के लिए कोई एक एप्रिसिएशन मिला, या फिर आपको कुछ ऐसा कुछ स्टेटमेंट या कमेंट मिला जिससे आपको लगा कि नहीं, अच्छा चलो, मुझे मेहनत जो कर रही हूँ मैं वो वाकई में फ्रूटफुल है, वो फलदायक है? सर ऐसा कमेंट जो है, मैं कभी भी किसी कमेंट के लिए या इस चीज़ के लिए, क्या किसी इनाम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, किसी सर्टिफिकेट के लिए मैंने कभी भी कोई काम नहीं किया। मैंने सिर्फ़ अपनी खुद की खुशी के लिए, सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए हमेशा काम किया है। मेरा कॉम्पिटिशन हमेशा खुद अपने काम से रहा है कि नहीं, अभी मैंने ये किया है, इससे बेटर मैं और क्या कर सकती हूँ। मैंने कभी भी किसी दूसरों को देख के कोई चीज़ नहीं करी, और ना कभी डिपार्टमेंट से ये ऐसी उम्मीद रखी कि नहीं, मेरे को कोई एप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं। मैंने खुद अपने से ही किया जो किया, और अपने से ही अपना कंपटीशन रखा। हर पिछले काम से अगला काम बेहतर हो, इसी की मैंने कोशिश की है। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि इसी को हम कहते हैं कि हम अगर अपने ऊपर हमें विश्वास है, और अगर मैं इसको समराइज कर लूँ आपकी इन बातों को, तो सबसे पहले तो अपना खुद से कंपटीशन होना चाहिए। और जी, दूसरा, हमें सोच को थोड़ा सा क्रिएटिव रखना पड़ेगा। हम बच्चों से तो कहते हैं कि उनकी क्रिएटिव सोच हो, लेकिन एज अ एजुकेटर जी। भी हमें अपने आप को थोड़ा सा क्रिएटिव रखना पड़ेगा। यस और सर, यस सर। तीसरी और सबसे खास बात होगी, शायद हमें सोशल भी होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम पेरेंट्स के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, तब तक हम वो रिजल्ट्स, डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं ला पाएंगे, चाहे वो कोई भी जी, विद्यालय हो, चाहे जी वो बिल्कुल। सरकारी हो, चाहे वो हुँ, प्राइवेट स्कूल हो। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि अब ये एक पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, जिसमें इस पूरी दुनिया में लगभग सारे के सारे शिक्षण संस्थान, अभी सब कुछ खुला है, और लोगों ने बहुत से मीम भी बनाए हैं कि सब कुछ खोल दिया लेकिन स्कूल अभी तक नहीं खोले हैं। तो जी, आपका विद्यालय भी उसी श्रेणी में आता है, और वो विद्यालय भी कम्प्लीटली बंद है। जी सर। लेकिन पढ़ाई सब जगह चल रही है, और इसके लिए बहुत अच्छी किसी ने एक मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है कि विद्यालय बंद है, बिल्डिंग बंद है, लेकिन शिक्षा बंद नहीं है, और जी, शिक्षक बंद नहीं है। वो अभी भी अपना जी काम बिल्कुल। कर रहे हैं और शिक्षण का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आपने इस पेंडेमिक को कैसे हैंडल किया, और आपने वो यस। क्या तरीके अपनाए? आपके सामने, आई एम श्योर, बिकॉज आप, एक तो पहली चीज, आप वैसे ही ऑलरेडी एक आदिवासी एरिया में काम कर रहे हैं, एक जी, गवर्नमेंट स्कूल के लिए काम कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आपके पास चैलेंजेस नहीं होंगे, चैलेंजेस का पहाड़ होगा। जी क्या बिल्कुल। ऐसे जो चैलेंजेस आए, क्या आप अभी पढ़ा पा रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, वो चैलेंजेस क्या रहे? और तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि उन चैलेंजेस जी, को आपने कैसे हैंडल किया? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सर मैं बताना चाहूँगी, 13 मार्च से हमारे यहाँ स्कूल छत्तीसगढ़ में बंद हो गई थी। उस टाइम किसी को भी इतना एहसास नहीं था कि ये इतना लंबा जाने वाला है। बच्चे बहुत खुश थे कि अरे इतने दिन की छुट्टी हो गई। किसी को भी नहीं पता था, हम किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि हम ऐसा टाइम अपनी लाइफ में देखेंगे कि इतने दिनों तक स्कूल बंद है। हर टीचर, हर बच्चा चाह रहा है कि हमारा स्कूल अब खोल दिया जाए। जिन्हें अब छुट्टी चाहिए रहती थी, सबको लगता था कि हमारा स्कूल अब खुलना चाहिए। तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं सोचा था कि हमें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे।
तो सर उस टाइम पे देखिए हमारे यहाँ मार्च लास्ट में ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ऑनलाइन स्टडीज का एक वेब पोर्टल बनाया हुआ था। लेकिन सर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक ट्राइबल एरिया की कंडीशन और एक सिटी एरिया की कंडीशन में बहुत फर्क होता है। और इसके अलावा फर्क ये भी है कि जो जो संपन्न लोग हैं उनके पास तो मोबाइल है, और जो गरीब बच्चे हैं उनके पास होंगे भी तो कीपैड वाले मोबाइल होंगे। तो ये चीजें बहुत परेशान कर रही थी स्टार्टिंग से ही। हमें कह दिया गया था कि ऑनलाइन पढ़ाना है बच्चों को। तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले तो हम लोगों ने व्हाट्सएप में पढ़ाई स्टार्ट की थी। व्हाट्सएप का क्लास वाइज ग्रुप बना लिया था, और ग्रुप वाइज बनाने के बाद हम लेसन वाइज वीडियोस बना के उस ग्रुप में सेंड किया करते थे। तो हमारा स्कूल जो है वो इंटीरियर एरिया में है। सब वहाँ थोड़े मतलब साधन संपन्न नहीं है। तो ये चीज हम कर तो रहे थे, लेकिन दिल में ये चीज थी कि नहीं, हर बच्चों तक ये चीज पहुंच नहीं पा रही है। मुश्किल से सर 4-5 बच्चों के पास मोबाइल। और मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे वे पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा खल रही थी कि हम उनको जोड़ नहीं पा रहे हैं। वो आएंगे भी बेचारे, कितने दिन देखेंगे उन लोगों के पास। 4-5 बच्चे जुड़ रहे थे हम लोगों से, बस वही सिलसिला चल रहा था। मतलब 39 स्टूडेंट में सिर्फ 4 बच्चे जुड़ रहे थे और बाकी के पास मोबाइल नहीं है। एक बहुत बड़ा मुद्दा। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ट्राई की कि कैसे उन लोगों को हम जोड़ सकते हैं, स्पीकर ऑन किए और भी बहुत सारे ट्राई किए, लेकिन वो उतना सेटिस्फाइड नहीं था। वो दिल को तसल्ली नहीं मिल रही थी कि वो सारे जुड़ पा रहे हैं। तो फिर इसके बाद सर मुझे ख्याल आया कि स्कूल में जो डिजिटल इंडिया के तहत प्रोजेक्टर उस गांव में है। मेरे को ख्याल आया एक दिन कि वहाँ प्रोजेक्टर है। तो मैंने सोचा कि अगर प्रोजेक्टर के थ्रू अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जो मैं माफी बच्चे। चाहूंगा आपको, मैं रोक रहा हूँ। तो जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके विद्यालय में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जो कि केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है और स्कूल में केंद्र सरकार का एक सर विजन है। गांव में, जी, गांव में है गांव वो। में। हाँ वहां जी। से आपको एक प्रोजेक्टर मिला हुआ है हर गांव को, राइट? जी जी, हर पंचायत में है। हर पंचायत में। तो वो मुझे पता था कि हमारे गांव ये सबसे बढ़िया टाइम उस प्रोजेक्टर को यूज करने का, क्योंकि मोबाइल सबके पास है नहीं और सिर्फ कुछ बच्चे ही जुड़ पा रहे हैं। और बाकी बच्चे उनके फोन से कहा करते थे कि मैडम हम लोग क्या करें, हम लोग कैसे पढ़ें, हमारा घर बहुत दूर है, हम कैसे इन लोगों के पास बार बार आए। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब ये चीज हुई कि प्रोजेक्टर तो हो गया। अब बात करनी थी उनसे कि सर इस तरीके से अब हम लोग सोच रहे हैं कि प्रोजेक्टर से क्या हम लोग पढ़ा सकते हैं। जो बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है, और या जिनके पास हैं भी तो ऐसे महंगे मोबाइल नहीं है जो कनेक्ट हो सके। तो संतोष पटेल हैं, तो उनसे मैंने बात की। तो वो बहुत खुश हो गया, मैडम बहुत अच्छा आइडिया है, हम लोग आखिर वो प्रोजेक्टर रखा हुआ है, इसको बिल्कुल यूज करेंगे हम लोग, आप बताइए क्या क्या करना है। मैं और सारथी सर दोनों फिर उनसे बात किए कि इसे पहले ट्राई करके देखते हैं हम लोग कैसा काम कर रहा है। तो हमने पहले ऑफलाइन उसको चलाया। तो इसके लिए भी सर हमने बाकायदा टीम बनाई हुई है अपने स्कूल में। तो उसमें जो हमारे एसएमसी अध्यक्ष हैं, शाला प्रबंधन समिति, तो उनकी जो अध्यक्ष हैं वो बाकायदा डिसाइड करती हैं कि आज इस क्लास की क्लास होने वाली, जैसे क्लास 4th की क्लास होने वाली है, तो इतने बच्चे आएंगे, वो थोड़ा डिस्टेंसिंग में बैठेंगे डिस्टेंसिंग और का ध्यान सैनिटाइजर। रखना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और सैनिटाइजर अवेलेबल कराया गया बच्चों को। तो वो हाथ सैनिटाइज करके फिर अंदर आते हैं, उनको बैठाया जाता है। बाकायदा सर इसके लिए टीम काम कर रही है वहाँ। फिर उसके बाद पहले अपन ने जो है ऑफलाइन वीडियोस, जैसे लेसन 2 का करना है हमको, कल अगर लेसन 2 पढ़ाना है तो आज हम लेसन 2 का वीडियो बनाएंगे और बच्चों को उसको भेजेंगे। अब क्या हुआ कि बच्चे अच्छी बड़ी स्क्रीन में देख रहे थे, तो उनको बहुत अच्छे से इंटरेस्ट आने लगा इस चीज पे और बहुत खुश हो गए कि चलो अब हम कनेक्ट हो पाएंगे। मैंने पहले ही बताया था कि ये वो बच्चे थे जिन्हें पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट था। साधन संपन्न तो नहीं थे सर, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था पढ़ाई में। तो अब वो अच्छे बड़े पर्दे में देख रहे थे, बड़ी स्क्रीन में देख रहे थे, तो उन्हें वो चीजें बहुत जल्दी समझ में आ रही थी। तो फिर वो लोग उसमें देखते हैं प्रोजेक्टर में अच्छी बड़ी स्क्रीन में, और उसके बाद वो लोग होमवर्क करके व्हाट्सएप में
जिसके पास मोबाइल रहता है, जो संतोष है, वो सबके फोटो ले लेता है होमवर्क के, और फिर वो मेरे को सेंड करता है। ये तो ऑफलाइन हुआ। ऑनलाइन करना हम लोगों में ज़रूरी है, वो क्योंकि सीजी पोर्टल में वो चीज़ लिंक जानी चाहिए कि कितने टीचर ऐड हैं। सर, मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ में जो CG.in है, तो उसमें सारे टीचर्स, 2.5 लाख के करीब टीचर्स हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो वो सारे उसमें ऐड हैं। उसके अलावा सारे स्टूडेंट्स उसमें ऐड हैं। तो जैसे जिसकी क्लास होती है, तो उसमें वो पूरा लिंक में भेजता है कि आज मैं इतने बजे क्लास ले रहा हूँ, ये पार्ट। और जब वो लिंक करता है, तो ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट के साथ ऐड होते हैं, तो वो पोर्टल में चला जाता है। तो ये करना हमें ज़रूरी है। तो ऑनलाइन में सर प्रॉब्लम हो रही थी, ऑनलाइन में बार-बार बफरिंग कर रहा था, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके लिए भी हमने कुछ डिवाइस हॉटस्पॉट वगैरह यूज़ किया, तो अब वो भी ठीक से चल रहा है। लेकिन उससे हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं यूज़ करते, क्योंकि उससे डेटा बहुत ज़्यादा जाता है। तो पहले हम लोग ऑफलाइन वीडियो चलाते हैं उस लेसन का, ऑफलाइन वीडियो के बाद ऑनलाइन हम लोग लिंक होते हैं, मैं और स्टूडेंट लिंक होते हैं हम लोग, और उनसे ये पूछा जाता है कि आप लोगों को इस लेसन में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को ये होमवर्क दिया गया है, आप लोगों को ये चीज़ करके आनी है, और कल आपको ये पाठ पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग ऑनलाइन में डिस्कस कर लेते हैं, इससे डेटा का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर नेटवर्क डाउन है या कुछ भी है, तो भी थोड़ा समय ही काम चल जाता है। तो इस तरीके से सर हमारी क्लासेस अभी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। तो इसमें पूरा अभी भी देखिए सहयोग हमारा गाँव का ही है। अगर हमने गाँव से अच्छे से बना के नहीं रखा होता, सामुदायिक सहभागिता को नहीं बनाया होता, तो ना ये प्रोजेक्टर हमें देते, ना ये टीम बनती। चलिए प्रोजेक्टर अगर मिल भी गया, तो जो टीम वहाँ पे काम कर रही है, जो वहाँ पे बच्चों को बैठा रही है, उनके हाथ सैनिटाइज़ कर रही है, तो ये सारी चीज़ें ये समुदाय की सहभागिता से ही हो पा रहा है। जब स्कूलें खुली थी, तब भी उन्हीं के सहयोग से काम चल रहा था, और आज जब स्कूलें बंद हैं, तो भी पूरा उनका सहयोग है, जो कि अभी हमारे स्कूल अच्छे से चल रही है। बाकी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स हैं जो आपने लिए हैं और आप उन स्ट्रॉन्ग स्टेप्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आप इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आपके उस गांव के उस विद्यालय के जो बच्चे हैं जहां पर आप कार्यरत हैं सरकारी तौर पर, उस गांव के बच्चे जो हैं कल आने वाले समय में वाकई में वो एक डिजिटल इंडिया के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी की एक सोच भी है कि डिजिटल इंडिया में बच्चों के पास जानकारियां ज़्यादा होनी चाहिए और बच्चे जी, कल के लिए तैयार होने चाहिए। तो शायद आप उन सब चीज़ों पे पहले से ही बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और आपने बाकी बच्चों को भी एक सहभागिता के साथ में उनको आप पढ़ा रहे हैं समुदाय की मदद से। तो मैं बस यही एक शुभकामनाएं जरूर देना चाहूँगा कि आप प्लीज़ उन वहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को क्लोजली मॉनिटर करें, ताकि बच्चे जब सोशल डिस्टेंसिंग पे वहाँ पर आएँ, क्योंकि जी, वैसे तो विद्यालय बंद है और एक साथ बैठना भी थोड़ा सा वर्जित है, बट फिर भी जी, मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आप आई एम श्योर आप कर भी रहे होंगे कि बच्चे जो हैं वो सुरक्षित तरीके से वहाँ पर, क्योंकि जी, हालांकि वो बिल्कुल। गांव के अंदर ही है, कहीं ज़्यादा दूर उनको जाना नहीं है, तो सुरक्षित हुँ, रहें वहाँ पर, और वो सुरक्षित तरीके से चीज़ों को पढ़ें। ऐसी मैं आशा भी रखता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि वो सुरक्षित रहें, क्योंकि वो हमारे कल का भविष्य है। ये रियली मैं इस पूरे इंटरव्यू को आपसे आपसे इस पूरी बातचीत के दौरान मैं एक बात को समझ पाया हूँ कि अगर व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब हमारी सोच है तो हमें रास्ता अपने आप मिल जाता है, और ये रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ कि उस रास्ते पे हो सकता है आप अकेले चल रही हो, लेकिन आई एम श्योर आपके फॉलोअर्स बनते जाएंगे और धीरे धीरे जो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि आप वाकई में एक डिफरेंट काम कर रहे हैं। आई एम श्योर पूरे देश में और पूरी दुनिया में बहुत से एजुकेटर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपका काम भी उसी एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच के साथ में आगे बढ़ता है, आगे आ रहा है। जी। और लेकिन अब मैं चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा कि आप बच्चों को पढ़ते हुए पहली चीज तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो इस पेंडेमिक सिचुएशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं। क्योंकि होता क्या है कि टेक्नोलॉजी हम जितनी भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो एक इमोशनल टच एक टीचर का होता है,
बहुत से टीचर्स डर जाते हैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी मतलब टीचर खत्म। नहीं, टीचर कभी खत्म नहीं हुए, आज तक नहीं हुए, आगे भी नहीं होंगे। गुरुकुल से लेके आज तक टीचर बिल्कुल। चलते आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ती रही, इवॉल्व होती रही एजुकेशन सिस्टम, लेकिन सारी चीजें आज भी वहीं पर है और टीचर की जरूरत उतनी है। इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, पहला? जी बिल्कुल। दूसरा, आप उन बच्चों के पेरेंट्स को और उन टीचर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्हें जो अपनी कोशिश तो करना चाहते हैं लेकिन किसी ना किसी हेजिटेशन की वजह से वो रुक जाते हैं? सबसे पहला मैसेज जैसा आपने कहा स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स भी इतनी लंबी छुट्टी पाके कोई ज़्यादा खुश नहीं है। मैं बच्चों से बात करती रहती हूँ, तो उन लोग यही कहते हैं कि मैडम अब बहुत दिन की छुट्टी हो गई, अब आप स्कूल खुलवाइए, हम लोग को स्कूल आना है। तो मैं यही कहूँगी कि भले स्कूल नहीं खुली है, आप लोग घर में हैं। ये बिल्कुल मत सोचिए कि अरे मोबाइल में है कैसे पढ़ेंगे। कहा जाता है ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये गवर्नमेंट जो भी कर रही है सिर्फ इसलिए कर रही है कि आप बिल्कुल से बायकॉट ना हो पढ़ाई से। कम से कम आप इसके वजह से आप अपना बैग खोल रहे हैं, आप अपनी कॉपी ओपन कर रहे हैं, आप पेन पकड़ रहे हैं और लिख रहे हैं। कम से कम ये तो हो रहा है ना। कई लोग इसका मतलब ऑनलाइन स्टडीज़ हैं और जो टीचर्स इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो उसका सब गलत रिजल्ट निकालते हैं कि नहीं ये सब बेकार है, सब बंद करो, नहीं। इससे कुछ तो फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल बायकॉट हो जाएँगे, अगर ये सब नहीं किया गया तो बच्चे बिल्कुल बायकॉट हो जाएँगे। तो बच्चों से मैं यही कहूँगी कि जिस भी तरीके से आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप उस चीज़ को करिए, भले ही कुछ टाइम के लिए करिए, नहीं तो आप बिल्कुल उससे कट जाएँगे और आपका जो फ्लो बना आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी भी कोई पता नहीं है कि कब तक ये चीज़ें चल रही हैं। तो अपने को पढ़ाई से बिल्कुल कटना नहीं है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस चीज़ में लगे रहना है। एकदम से उस चीज़ को खत्म नहीं करना। पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि मोबाइल देखिए आपके पास रहता है, इसके अलावा कोई साधन है नहीं। अगर टीचर्स को भी डोर टू डोर भेजा जाता है, तो मेरा तो पर्सनल नज़रिया ये है सर कि गाँव अभी सुरक्षित हैं, गाँव अभी सुरक्षित है। अगर टीचर्स भी बार-बार जा रहे हैं, टीचर्स मोस्टली सिटी एरियाज़ से आते हैं, तो अगर टीचर का बार-बार वहाँ जाना हुआ, तो काफ़ी चांसेस है कि गाँव भी सुरक्षित ना रहे। तो ऐसे में पेरेंट्स लोगों को समझना चाहिए कि मोबाइल से अगर चल रहा है, इसको चलाइए आप लोग, बहुत देर तक भले ही नहीं, थोड़ी-सी कोशिश करें उस चीज़ को लेकर कि नहीं ये क्या बच्चा आपका वीडियो गेम बहुत देर तक खेलता है, उस टाइम क्या प्रॉब्लम नहीं होती? इस चीज़ को समझना होगा कि अगर ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करी तो बच्चा पूरे तरीके से पढ़ाई से बायकॉट हो जाएगा। गवर्नमेंट की सिर्फ यही मंशा है। हर कोई ये जानता है कि जो आमने-सामने पढ़ाई होती है, उसकी जगह कोई भी और साधन नहीं ले सकता। कुछ नहीं ले चाहे हम सकते। प्रोजेक्टर से पढ़ा लें, चाहे हम उन्हें टॉकीज में बैठा के पढ़ा दें, चाहे हम उन्हें मोबाइल में पढ़ाएँ, चाहे वो लैपटॉप से पढ़ें। जैसे एक टीचर और स्टूडेंट आमने-सामने पढ़ता है, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। ये सिर्फ ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं है उससे कुछ तो बेहतर है। आप उस चीज़ में जुड़े तो रहेंगे ना। वो चीज़ खत्म तो नहीं होगी। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल। लोग समझिए और बच्चों को उसको टाइम दीजिए और एक डिसाइडेड टाइम पे उनको बैठाइए। इसी बहाने वो कॉपी खोलेंगे अपनी, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाएँगे। नहीं तो उनका जितना उन्होंने सीखा था वो धीरे-धीरे वो चंचल मन के बच्चे वो सब भूल जाएँगे। और ये जो चल रहा है ये सिचुएशन काफ़ी समय तक तो चलेगी लेकिन ठीक तो होगी, आज नहीं तो कल तो सही तो होगी। तो उस चीज़ को पेरेंट्स को समझना चाहिए और बच्चों को सपोर्ट करें इस चीज़ में, टीचर्स को सपोर्ट करें। प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी कितने परेशान हैं इस चीज़ पे। मैं अक्सर के देखते रहती हूँ तो इस चीज़ में तकलीफ होती है कि पेरेंट्स बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है, कितना एफर्ट लगा रहे हैं। मैं अपना पर्सनली बताती हूँ सर, जितना मैं स्कूल में एफर्ट लगा रही थी, वो अब भी उतना ही लग रहा है। आप अपना वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना के फिर उसको सेंड कर रहे हैं, फिर कॉपियाँ चेक कर रहे हैं बाकायदा, तो ये उतना ही हो रहा है। तो टीचर्स तो अपना काम कर रहे हैं, जो बन रहा है ना मीम बन रहा है कि स्कूल बंद है लेकिन टीचर्स सब काम कर रहे हैं, बिल्कुल हकीकत बात है, टीचर्स अपने काम पे लगे हुए हैं। तो पेरेंट्स का और सोसाइटी का ये फर्ज़ बनता है कि वो टीचर्स को सपोर्ट करें, उन्हें दुखी ना करें कि उनके इतना एफर्ट लगाने के बाद भी ऐसा बोला जा रहा है। उन्हें हमेशा मोटिवेट करते रहें और हमेशा टीचर्स अपने अपने काम को बेहतर करते रहेंगे,
बट आपने कहा टीचर्स को क्या मैसेज देना चाहिए। टीचर्स को देखिए, मेन मैं ट्राइबल एरिया के टीचर्स के लिए कहना चाहूंगी कि आप लोग ये सोच के बिल्कुल मत बैठे कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर पाएंगे, ये तो नहीं हो सकता, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं सोचे। कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा जब आप उसके बारे में सोचते रहेंगे। अगर आपको करना है तो इरादा ही काफी है, और अगर नहीं करना है तो फिर बहानों की लिस्ट बहुत बड़ी है। तो इसीलिए सारे टीचर्स इस चीज को सोचे, इस चीज को जरूर सोचे टीचर्स को कि ये वक्त है हम लोगों को अपना 100% देने का। स्कूल में तो चलिए हम सब ने किया, लेकिन अब ये वक्त है कि हम कैसे क्रिएटिविटी करें, हम ऐसा क्या डिफरेंट करें जिससे हम अपने स्कूल के सारे बच्चों को जोड़ सके। तो ये अभी वक्त है, आप अपना सारा क्रिएटिविटी, सारा इनोवेशन सोच अभी उस चीज को देखिए और सोचिए किस तरीके से आप बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं। अपना पूरा ध्यान उस चीज में लगाइए और इंशाल्लाह ये चीज होगी। ये चीजें होती है, अच्छी नियत के साथ इंसान कोई काम करता है तो होती ही है सर। बिल्कुल। तो चलते चलते बस इसी सवाल में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि उस बात पर आपका एम्फेसिस बहुत रहा इस अपनी आखिरी इस बात के दौरान, इसलिए मैंने ये एक आखिरी क्वेश्चन, एक आखिरी सवाल इसमें और जोड़ दिया है। वो जी क्या क्रिएटिविटी होती है जो आप अपने वीडियोस में इस्तेमाल करती हैं जिससे बच्चों को समझ में आए कि आप कुछ पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपकी तरफ से जब हम व्हाट्सएप के ऊपर कोई वीडियो भेजते हैं तो एक वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन वन वे जी कम्युनिकेशन में भी कहा गया है, ऐसा एजुकेशन में माना जाता है कि एक ऑडियो विजुअल एक्टिविटी के साथ साथ, ऑडियो विजुअल में जब हम बात कर रहा हूँ तो सुनने के साथ साथ बच्चा अगर पढ़ता भी है किसी चीज को तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो आप क्या जी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करती हैं, ये भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जिससे कि जी बच्चों का इंटरेस्ट अपनी पढ़ाई में बरकरार रहता है। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल है, और और तो मैं चाहूंगा कि अगर आप इस क्रिएटिविटी को भी हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। अभी सर हमने जितने लेसन्स के वीडियोस बनाए हैं, तो मैंने उसकी ठोस वस्तुओं का यूज ज्यादा किया है। जैसे अगर हम इन्वायरमेंटल स्टडीज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उन चीजों को सामने रख रख के बच्चों को दिखाया है। और जैसे हम कोई चीज बोल रहे हैं तो हमें पता है कि उधर से उस चीज का रिप्लाई आएगा, तो उस चीज के लिए हमने जगह छोड़ दी ताकि उधर से रिप्लाई आए। जैसे स्टूडेंट्स ये क्या है, तो उसके लिए जगह हम छोड़ देते हैं ताकि उधर से रिप्लाई आए। वीडियो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं कि बच्चे उसका क्या रिप्लाई कर सकते हैं, फिर उसी हिसाब से हम आगे बात करते हैं। प्रैक्टिकल कर करके दिखाना, क्योंकि हम घर में हैं तो अब हमको ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं जो हम उन्हें दिखा सकते हैं। जैसे अगर हम वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, फ्रूट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो वो हम उनको मूर्त रूप में दिखा दिखा के करते हैं ताकि वो बच्चों को ज्यादा इफेक्टिव लगे। तो इस तरीके से सर हर लेसन में कुछ ना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग हम करते रहते हैं ताकि बच्चे उसको जल्दी से सीख सकें, और ये काफी काम भी कर रहा है सर। ये मुझे बहुत खुशी की बात है। यानी मतलब ओवरऑल मैं ये मानूं कि जो घर का सामान है वो आज की डेट में आपका टीएलएम बन गया है। यस सर, बिल्कुल टीएलएम बन गया है, वो सारे सामान टीएलएम बन चुके हैं और अ, बच्चे बहुत जल्दी सीख भी रहे हैं उससे। बिल्कुल। मैं मेरे पास मैं समय की कमी है, अदरवाइज मैं मुझे लगता है कि शायद मैं आपसे बहुत सी बातें और जान सकता था और जान सकता हूँ, और आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सी बातें होंगी जो आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं ओवरऑल आपके साथ बात करने के बाद एक ही बात मुझे समझ में आई है, मुश्किलें हर एक के रास्ते में आती हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उन मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं, और उन मुश्किलों के बीच में हम अपना रास्ता कैसे बनाते हैं, ये बात बहुत बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप वाकई में एक प्रशंसनीय काम कर रही हैं, और मैं आपको थैंक यू। शुभकामनाएं देता हूँ सबकी तरफ से कि आप इस काम को बरकरार रखें और कंटिन्यू करते रहें, सो दैट आसपास या क्योंकि पोस्टिंग भी एक एसेंशियल पार्ट हो गया है हर विद्यालय का, एक सरकारी विद्यालय का। तो हो सकता है कि कल को आपको प्रमोशन पे या किसी वजह से आपको किसी दूसरे विद्यालय में पोस्टिंग पे जाना पड़े। तो मैं जी चाहूंगा कि आप जब तक आप इस शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो आप अपना ये जो आपकी क्रिएटिविटी है इसको बरकरार रखें, और हर बच्चे तक, जो भी बच्चा आपसे जुड़े, और उस तक आप इसे पहुंचाएं। और मैं थैंक यू सर। बाकी सब आप सबको यही कहना चाहूंगा कि when there is a will there is a way। जब हम कोशिश करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलते हैं, और ये रिजल्ट बहुत दूर तक असर भी करते हैं। ये मान के जी चलिएगा, हम रिजल्ट तो कह रहे हैं लेकिन ये बहुत असरकारक रिजल्ट होते हैं जो कि
हमारे समाज में हमारे बच्चों के मानसिक तौर पर उनकी मानसिक स्थिति पर और उनके कॉन्फिडेंस पर बहुत असर करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस सेशन को अंत की तरफ लेके जाना चाहूँगा। और मैं फिर से आज, क्योंकि हम पेंडेमिक सिचुएशन में हैं और मैंने अभी एक शुरुआत करी है कि मैं चाहूँगा कि आप सबको ये बोलना कि आप कृपया करके अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने हाथ धोते रहें, प्लस आप एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क ज़रूर पहन कर निकलें। और मैं आप सबके मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि दुनिया से, देश से जितनी जल्दी हो इस पेंडेमिक से हमें, इस महामारी से हमें छुटकारा मिले, ताकि वापस से जो बच्चे हैं वो विद्यालयों की तरफ लौटें और उनकी किलकारियां उन विद्यालयों की बिल्डिंग्स में वापस से गूंजें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी फिरोजा जी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं आपको भी शुभकामनाएं दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपने इस कार्य को और बढ़ाते रहें। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सेशन में आपको बहुत सी चीज़ें देखने सुनने को मिली होंगी, जिससे कि जिन्हें आप अपनी जिंदगी में भी समझ सकते हैं। सो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।